बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर शुमाइला गफ़ार और आप देख रहे हैं सेहत सब के लिए। नाजरीन, रमज़ान का महीना बहुत तेज़ी से गुज़रता जा रहा है। जैसे कि आप जानते हैं, पहला अशरा रहमत, दूसरा मग़फ़रत और तीसरा अशरा जहन्नुम से निजात का ज़रिया है। ये वो बाबरकत महीना है जिसमें हर नेकी का सवाब 70 गुना या उससे भी ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। और यही वजह है कि मुसलमान, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हों या किसी भी हालत में हों, वो चाहते हैं कि वो रोज़ा रखें। और मेडिकल साइंस ने भी ये बात प्रूव कर दी है कि रोज़े के ना सिर्फ आपकी जिस्मानी सेहत बल्कि आपकी ज़हनी, नफ्सियाती और रूहानी सेहत पर बहुत अच्छे असरात मुरतब होते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें रोज़ा रखने पर ममानियत है। अल्लाह ताला ऐसे में इरशाद बारी ताला है, तुम में से जो कोई ये महीना पाए वो रमज़ान के रोज़े ज़रूर रखे, और जो बीमार हो या सफ़र में हो तो उतने रोज़े और दिनों में। अल्लाह तुम पर आसानी चाहता है और दुश्वारी नहीं चाहता है। हमारे दीन की खूबसूरती ये है कि जिस तरह कि अल्लाह ताला ने कुरान में भी इरशाद फरमा दिया गया है कि जो लोग रोज़े नहीं रख सकते उनके लिए आसानी दी गई है। और ना सिर्फ आसानी दी गई है बल्कि बहुत ही सादा अल्फाज में इंसान को बता भी दिया गया है और समझा भी दिया गया है। लेकिन फिर भी कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि बज़िद होते हैं कि हम रोज़ा रखना चाहते हैं, तो उस पर हम बात करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से आपको जो भी हमने टिप्स दी आपने उनको फॉलो किया होगा, आपकी सेहत बेहतर हुई होगी और आई एम श्योर कि कुछ वेट लॉस वगैरह भी हुआ होगा। इस पर मज़ीद हम बातचीत करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं मेजर जनरल रिटायर्ड अज़हर महमूद कियानी साहब, जिनको उनकी खदमात के नतीजे में हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। FIC को कमांड कर चुके हैं, RIC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रह चुके हैं। आइए उनसे बातचीत का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू जी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं? कुछ वेट लॉस वगैरह हुआ जी कुछ? जी बिल्कुल। आई थिंक मैं तो हमेशा इंतज़ार करता हूँ रमज़ान में कि इस महीने में मेरा कम से कम 5 से 10 किलो तक जो वेट है वो मैं लूज़ करता हूँ। आई लुक फॉरवर्ड टू दिस मंथ। अल्हम्दुलिल्लाह। आई थिंक वो अल्लाह ताला ने रोज़े तो आपको पता है कि अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किए हुए हैं, आपके पास चॉइस कोई नहीं है। ठीक। और जहाँ पे अल्लाह ताला ने थोड़ी सी आपको रियायत दी हुई है, बीमार बंदों को रियायत दी हुई है, सफ़र में रियायत दी हुई है, और स्पेशल हालत में अल्लाह ताला ने रियायत दी हुई है कि आप रोज़े आप क़ज़ा कर सकते हैं, बाद में रख सकते हैं। तो वहाँ पे जहाँ पे फ़र्ज़ हैं और जब 5, आपको पता है कि ईमान के, इस्लाम के जो 5 पिलर्स हैं उनमें से एक पिलर जो है वो रोज़ा है, रमज़ान है। वो फ़र्ज़ तो है, किसी के पास कोई चॉइस नहीं है और ये किसी को इजाज़त नहीं है कि रोज़ा फ़िट हो, सेहतमंद हो, रख सकता हो और ना रखे। हाँ। ये आप पे रखना फ़र्ज़ है। हाँ, स्पेशल हालतों में जिसमें से मरीज़ हैं, जिसमें से आपका एक सवाल था कि जी कि कौन सा मरीज़ जो है किसको, ये किसने फ़ैसला करना है कि आप रोज़ा जी, रख हम सकते ऑफ एयर हैं। ये डिस्कस कर रहे थे नाजरीन कि कौन डिसाइड करेगा, डिसाइडिंग एंटिटी कौन होगी, डॉक्टर या मरीज़ के रोज़े रखने के नहीं? क्योंकि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि डॉक्टर उनको कह भी देता है कि आपने रोज़े नहीं रखने, लेकिन वो बज़िद होते हैं कि हम रोज़े रखना चाहते हैं। देखो उसमें ये आई थिंक हर मरीज़ ने, जो भी मरीज़ है और जो भी इंसान, उसने खुद फ़ैसला करना है उसने रोज़ा रखना कि नहीं रखना। और जहाँ उसे तकलीफ़ महसूस हो और यहाँ पे उसे मसला हो, या वो ये कहे कि उसकी जान को ख़तरा हो सकता है, या घर वालों को महसूस हो कि रोज़ा रखने से जो है इनकी सेहत ख़राब हो सकती है और इनके लिए ख़तरनाक हो सकता है, तो वो डॉक्टर से रजू कर सकते हैं और डॉक्टर से मशवरा करते हैं। डॉक्टर एक मशवरा देता है, सही। बाकी वो अल्लाह ताला और बंदे के दरमियान में जो ठीक उसने है। करना है। लेकिन जहाँ पे डॉक्टर का ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पे जान को ख़तरा है वहाँ पे मरीज़ को बताया जाए कि आप इस वक्त इस हालत में नहीं हो और आपकी सेहत इजाज़त नहीं देती कि आप रोज़ा रख सकें, और इस वक्त आप पोस्टपोन करें और आप क़ज़ा रोज़े कर लें और बाद में आप रोज़े रख लें जब आपकी सेहत ठीक हो। उसमें से कई दफ़ा होता ही है कि आपको रोज़े की हालत में हार्ट अटैक हो जाता है, रोज़े की हालत में सीने में दर्द शुरू हो जाता है, हार्ट फेल हो जाता है, या रोज़े की हालत में आपका ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाता है, या रोज़े की हालत में आपकी शुगर ड्रॉप हो जाती है और हाइपोग्लाइसीमिया होता है और वो जान को ख़तरा होता है और आपकी जान जा सकती है। यस, उन हालतों में फिर रोज़ा जो है उसके लिए आपको इजाज़त नहीं है कि आप खुदकुशी ना करें। ठीक है। जब पता है आपको जान जा सकती है तो उस रोज़े को उस जो है वो छोड़ दें और क़ज़ा रोज़े कर लें, और या फिर फ़िदिया वगैरह जो देना है वो आप फ़िदिया दे दें। सही। ये वाली चीज़ें अल्लाह ताला से बहुत बड़ी रियायत है। और उसमें से हमारा जो मशवरा होता है, हमारा एक मशवरा होता है, बाकी ठीक है। मरीज़ पे डिपेंड करता है और उसका
जो ईमान है और उसका जो आई थिंक बहुत तकलीफ होती है। मैंने देखा है मेरे पास जो मरीज़ आते हैं, इतने ज़्यादा मरीज़ आते हैं, जब उन्हें बताते हैं कि जी कि आपने रोज़ा जो है इस हालत में नहीं रखे, तो उन्हें सख्त तकलीफ़ होती है सुन के कि उनकी सेहत जो है वो एक मौका मिला हुआ है, रमज़ान आया हुआ है, रहमतों का महीना है और उसमें फ़र्ज़ भी है रोज़ा, वो नहीं रख सकते और उसमें जाए नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें फिर एक्सप्लेन करना पड़ता है कि क्या वजह है। और अल्लाह ताला ने एट द सेम टाइम आपको ये भी रियायत दी है और अल्लाह ताला की रियायत को कबूल ना करना भी ना शुक्रिया है। सही सही वो ये वाली वो चीज़ है जो कि मरीज़ के दिल में बिठानी होती है, फिर उससे होता है और फिर बाद में आते हैं वो कज़ा रोज़े जो है वो रख सकते हैं। लेकिन वो मरीज़ जो बिल्कुल ठीक है, जिसकी बीमारियां हैं लेकिन वो बीमारियां सारी की सारी कंट्रोल में हैं, वो अपनी दवाई बाकायदगी से ले रहा है और दवाई को इस हिसाब से वो डिवाइड कर ले कि डिवाइडिंग डोजेस कर ले कि दोपहर वाली अगर किसी की डोज है तो वो छोड़ दे, सुबह सहरी वाली खुराक ले ले और इफ्तारी वाली खुराक ले ले और उसमें से उसका कंट्रोल रहता है तो ठीक है। और साथ ही साथ जहाँ पे उसे शक पड़ता है वो अपने डॉक्टर साहब से मॉनिटर करवाता रहे, जहाँ उसे कोई मसला होता है रोज़ा रखते हुए। बहुत सारे ऐसे नफ्सियाती मरीज़ भी हैं, नफ्सियाती मरीज़ भी ऐसे होते हैं कि जो कि जिनके लिए रोज़ा रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उनकी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो उन्होंने दिन के वक्त भी लेनी होती हैं, अदरवाइज़ उनका बैलेंस ख़राब हो जाता है और उनका जो कंट्रोल होता है बीमारी का ख़राब हो जाता है, जो उनके लिए नुकसानदेह होता है। उनके लिए भी ज़रूरी है कोई डॉक्टर से मशवरा करके। सर, जिस तरह कि आपने कहा कि वाकई ऐसा है कि मैंने ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं कि जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें रोज़ा कुछ नहीं कहता, हम रोज़ा रखना चाहते हैं, लेकिन उनकी मेडिकल कंडीशन ऐसी होती है क्योंकि बज़ाहिर तो आपको पता नहीं चल रहा। जिस तरह कि हमने कहा कि हाइपोग्लाइसीमिया के भी कुछ सिम्टम्स होते हैं लेकिन हर मरीज़ में नहीं आ रहे होते, तो डॉक्टर को पता होता है कि ये किस कदर नुकसानदेह हो सकता है। और किसी भी सूरत में अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि आप अपनी जान से खेलें, तो जान अजीज़ है और डेफिनेटली अगर जान होगी तो आप अगले रोज़े भी बड़े आसानी से रख सकते हैं। इसी तरह कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी दवाइयाँ बज़ाहिर उनकी बीमारी इतनी ज़्यादा नहीं होती है लेकिन उनकी दवाइयाँ बड़ी ज़रूरी होती हैं। जिस तरह कि अभी एक और पेशेंट मुझे मिले और उनका बीपी बहुत ज़्यादा शूट अप कर गया था, फालिज का अटैक भी उन पर आया। तो रमज़ान में थोड़ा सा ये है कि रोज़े ज़रूर रखें लेकिन अपनी दवाई जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करें। अच्छा सर, हमने देखा है कि सहरी में बहुत सारे लोग मलाई खाते हैं और कुछ लोग तो पराठे के साथ मलाई खाते हैं, तो ये ठीक है? और क्या सिर्फ दिल के मरीज़ मलाई नहीं खा सकते या ये हर शख्स को अवॉइड करना चाहिए? देखिए, ये मलाई तो आप कभी कभार खा सकते हैं और जो दिल के मरीज़ हैं, देखें दिल के मरीज़ों में चिकनाई ज़्यादा होती है और जो चिकनाई का लेवल होता है उसी लेवल पे उनकी नालियों में वो जमनी शुरू हो जाती है और नालियों को ब्लॉक करनी शुरू होती है। और ये सिर्फ दिल की नालियाँ नहीं होती जो वो ब्लॉक कर रही होती है, उनकी दिमाग की नालियाँ हैं, टांगों की नालियाँ हैं, आके पेट की नालियाँ हैं, उनको बंद करती है, तो वो हर जगह पे नुकसान कर रही होती है। वो लोग जिनको जल्दी उम्र में हार्ट अटैक होता है या दिल की बीमारी होती है, उनका ये होता है कि बाकी नालियों में भी बीमारी चल रही होगी और उनको दूसरों से ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। तो दिल के वो मरीज़ जिनको है ये मसला, उनको चिकनाई से परहेज़ करना चाहिए, यानी पराठा नहीं खाना चाहिए। अगर दिल भी कर रहा है तो एक दो दिन छोड़ के या हफ्ते में एक दिन पराठा खा लें। मलाई कभी कभार आप ले लें, रोज़ाना मलाई ना लें, उसमें देखें कोलेस्ट्रॉल, फैट, चर्बी बहुत ज़्यादा है और जब चर्बी खून में आती है तो खून को गाढ़ा करती है और खून को जब गाढ़ा करती है तो उसके अंदर क्लॉट या खून जमना शुरू हो जाता है और वो क्लॉट कहीं भी बन के दिल के अंदर जाके हार्ट अटैक कर सकते हैं, दिमाग के अंदर जाके फॉलिज कर सकते हैं, आंखों में जाके आपकी जो है बिनाई वो जा सकती है, ये गुर्दे फेल कर सकते हैं, इवन टांगों में जो है वो चले जाता है और टांग कट सकती है जिसमें से गैंग्रीन या इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो चिकनाई, जहाँ आपको बीमारी है आपको एक्स्ट्रा केयरफुल होने की ज़रूरत है, वहाँ पर चिकनाई का इस्तेमाल जो है कम होना चाहिए। और जब आप पराठे के साथ मलाई खा रहे हैं तो फिर आपने डबल कर दिया डोज चिकनाई की। यहाँ पर कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, मैं अटक से बोल रहा हूँ जी, मलक अब्दुल रहीम नाम है जी। सवाल पूछिएगा। बात यह है जी, मैं 36 साल से, मुझे शुगर भी है, मैं इंसुलिन पे हूँ और मुझे 2 स्टंट भी डली हुई है, एक 19 में डला हुआ है, एक 21 में। अच्छा जी। 6 दफा मेरी एंजियोग्राफी हुई है। अभी बात यह है कि मेरी हार्ट मिसिंग है, उसके लिए मैंने अल्ट्रा टेस्ट करवाया है अभी कोई 4-5 दिन पहले। तो डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि ये जो दिल की मिसिंग है इसका कोई इलाज, क्योंकि दवाई तो उन्होंने मुझे कोई नहीं दी, रिजल्ट ये मेरे सामने पड़ा हुआ है। सही। हॉर्ट मॉनिटरिंग का क्या रिजल्ट आया था, उसमें आया था वो? उसमें उन्होंने बाकायदा नीचे दी है, 3-4 लाइनें लिखी है। एक तो मेरा जो हार्ट रेट है वो 55 है। अच्छा। और एक दफा 44 भी हुआ है। अच्छा। और एक दफा 80 तक भी गया है। ठीक है। और बाकी उन्होंने कुछ मजीद भी लिखा है। ठीक है। वो जो कुछ लिखा है वो मैं तो पता नहीं। सही है, तो कोई जी पढ़ के हमें बता सकते हैं? वो पढ़ सकते हैं रिपोर्ट फाइनल। जी।
ये लिखा हुआ है कि मैक्सिमम हार्ट रेट जो है वो 80 भी एक दफा हुआ है 6 बज के कुछ मिनट पे। ठीक है। और आगे लिखा है पता नहीं पोजेस ग्रेटर देन 2.5। ठीक है। ठीक। और इसके अलावा एक पता नहीं लिखा हुआ है क्या चीज वेंट जो है वो सिक्रोसिस पता नहीं 10। उन्होंने कहा ठीक है आपसे ठीक है, ठीक है। चलिए आपके सवाल का जवाब हम देते हैं। ये इस टेस्ट के बाद कोई दवाइयाँ एडजस्ट की हैं उन्होंने? वही जो दवाइयाँ मैं खा रहा हूँ, नाइट्रोमेट खा रहा हूँ 6.2 मिलीग्राम, ठीक है। 2 प्लेट प्लस खा रहा हूँ, मोनिटर 2.5 मिलीग्राम खा रहा हूँ। तो इसके अलावा ये दवाइयाँ अपना दूसरी वो एक और आप मेरे जहन से एक और दवाई भी वो भी खा रहा हूँ। ठीक है। तो ये दवाइयाँ उन्होंने कहा कि जारी रखें। ठीक है सर, सवाल ये है कि इनको हार्ट जो सिंकिंग होती है, बिल्कुल ठीक है, उसके बारे में पूछना चाहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। आपके सवाल का जवाब में से वो जी तो अभी दिल जो है मेरा बंद हो जाएगा और वाकई जैसा मुझे पता चलता है कि उस वक्त नब्ज भी चंद सेकंड के लिए रुक जाती है और जैसे दिल भी रुक जाता है। ऐसे ठीक है। आंखों के सामने कोई अंधेरा आता है, चक्कर सा आता है इससे? नहीं कुछ नहीं होता। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर। ये देखें, इनको तो हार्ट प्रॉब्लम है और इन्होंने 2-3 दफ़ा जो है एंजियोप्लास्टी करवाई है, कहते हैं 6 दफ़ा मैंने एंजियोग्राफी करवाई हुई है। और उसमें से आई थिंक हार्ट सिंकिंग का होता है कि एक्स्ट्रा बीट या मिस्ड बीट आती है। मिस्ड बीट सारी हैं। तो उस मिस्ड बीट की वजह से इन्हें लगता है कि दिल थोड़ा सा एक गैप आता है, पाज आता है, उसको कहते हैं कि दिल शायद रुक गया। हाँ, और महसूस अच्छा होता किया, है बाकायदा अच्छा मरीज किया को। कि वो टेस्ट बीट 24 आवर होल्टर मॉनिटर करवा लिया। वो पूरे 24 घंटे में दिल की जो बीट है उसको रिकॉर्ड करते हैं कि कहीं बीट तेज़ या स्लो तो नहीं हो जाती, कहीं इरेगुलर तो नहीं हो जाती। तो इनका आई थिंक ऐसा कोई इस तरह का इशू नहीं है। और ये बेस्ट होता है कि जब आपको मिस्ड हार्ट बीट हो तो जब आप वॉक करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो वो गायब हो जाती होती नहीं है आपको। ये आपको ज़्यादा एंग्जाइटी में होती है, परेशानी में होती है, चाय पिए, कॉफ़ी पिए ज़्यादा उस वक्त होती है, टेंशन में हो तो उस वक्त होती है, नींद कम हो उसमें होती है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं इसको देखेंगे। इनके साथ तो ऐसा नहीं है, अगर है तो उसका मदावा कर लें, उसी हिसाब से उसकी प्रिवेंशन कर लें। लेकिन अगर इनको ज़्यादा अगर ये तंग करती है तो मॉनिटर ये 2.5 मिलीग्राम जो गोली ले रहे हैं तो इन्हें चाहिए कि एक गोली सुबह और एक शाम को कर दें कुछ देर के लिए। और अपनी जो वॉक है वो आधा घंटा ज़रूर वॉक रखें। कई दफ़ा ये हार्ट मिस बीट जो है वो आपकी वॉक से गायब हो जाती है, आप जो एक्सरसाइज करते हैं ठीक हो जाते हैं। हाँ, अगर उसके साथ हार्ट बीट के साथ आपको चेस्ट पेन हो तो फिर ज़रा इसको ज़रा सीरियसली लेने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ अभी आई थिंक इनकी जो आई एम श्योर कि इनकी एंजियोप्लास्टी जो है वो ठीक चल रही होगी। और मेरा मशवरा ये है कि वो लोग जिन्होंने बाईपास करवाया और वो लोग जिन्होंने स्टेंट डलवाया हो वो कोशिश ये किया करें कि साल में एक दफ़ा सारे टेस्ट ज़रूर, जिसमें बशमूल स्ट्रेस टेस्ट या ईटीटी टेस्ट जो है साल में एक दफ़ा ज़रूर करवा लेने चाहिए। और इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें जो आपको जो है वो अगर वो नॉर्मल आ जाता है तो फिर आपको फ़िक्र करने वाली कोई बात नहीं। आपको ज़हनी तौर पर सुकून आता है कि ये मेरा टेस्ट ठीक आ गया, मुझे फ़िक्र करने की ज़रूरत और नहीं। इनकी हार्ट बीट जो ये कह रहे हैं कि 55 है तो वो हो जाती है जब आप सोते हैं रात को तो आपका हार्ट रेट स्लो, हर एक बंदे का स्लो हो जाता है और हर एक का ब्लड प्रेशर भी नीचे चला जाता है। तो वो तो सुकून में होता है बंदा, उसको सोया होता है। दिन के वक्त स्ट्रेस होता है, हार्ट रेट भी ऊपर होता है, ब्लड प्रेशर भी ऊपर होता है, मुख्तलिफ चीज़ों पे वो आपकी जो मेंटल स्टेट होती है उसके हिसाब से दोनों ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट चल रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये स्ट्रेस थोड़ा ज़्यादा ले रहे हैं इस चीज़ का, ऑब्वियसली कॉन्शियस हो जाते हैं, कॉन्शियस हो गए हैं। और ऑब्वियसली जब कि इंसान को महसूस होता है कि दिल एक सेकंड के लिए रुक गया है तो थोड़ी परेशानी भी होती है। लेकिन ये है कि अच्छा है कि इन्होंने टेस्ट करवा लिए हैं, जिस तरह कि आपने कहा छोटे मोटे टेस्ट ज़रूर करवा लेने चाहिए और दवाई का भी आपने बता दिया है। सर, रमज़ान में गोश्त का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, स्पेशली हमने देखा है कि सहरी में लोग कीमा भी बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। तो कीमे में आप क्या कहते हैं कि चिकनाई के बगैर कीमा इस्तेमाल करना चाहिए? क्योंकि बाज़ार में ऐसा कीमा भी मिलता है जिसमें से उन्होंने फ्राया हुआ होता है, लेकिन वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। तो अगर क्या इस्तेमाल करना है तो वो वाला कीमा बेहतर है उस कीमे से जिसमें चिकनाई की मिकदार ज़्यादा है? दूसरा, हफ्ते में आप कितने दिन कीमा खा सकते हैं? देखिए, हफ्ते में मैंने पहले बताया कि 3 से 4 दिन बस गोश्त होना चाहिए, बाकी दिन दालें सब्जियाँ होनी चाहिए। गोश्त जो है ना वो किसी भी सूरत में वो आपके लिए अच्छा होता है। ग्रोइंग जो एज होती है उसके लिए तो डेफिनेटली ज़्यादा बेहतर होता है। इससे आयरन भी होता है, आपकी हीमोग्लोबिन भी बनती है, लेकिन साथ ही साथ इसमें चिकनाई होती है और वो चिकनाई जो है आपकी नालियों में चली जाती है, उसे बंद करती है। तो गोश्त की जो रिक्वायरमेंट वो 3 से 4 दिन से ज़्यादा नहीं है, बाकी दिन दालें सब्जियाँ। और उसमें दूध का इस्तेमाल भी होना चाहिए, अंडे का भी इस्तेमाल होना चाहिए।
और सब्ज़ी और फ्रूट का इस्तेमाल। देखें अभी जो भी सब्ज़ी, जो भी फ्रूट, जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं, उस सब की न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है एक जैसी है, वो आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और ये चीज़ें जो, और आपके खुराक में कोशिश ये करें कि दूध का इस्तेमाल ज़रूर होना चाहिए। और दूध जो है कोशिश ये करें कि बगैर मलाई की हो जाए। और दही का इस्तेमाल आजकल स्पेशली रमज़ान में वो बहुत ज़रूरी है। फ्रूट का इस्तेमाल और सब्ज़ी और सलाद का इस्तेमाल जो है वो ज़रूरी है। अच्छा, होता ऑपोजिट है, क्योंकि लोग सारा जोर दे देते हैं गोश्त पर या चिकन पर, और वह फिर कहते हैं कि डॉक्टर साहिबा सारा दिन हमने रोज़ा रखा हुआ होता है, तो अगर हम ये इस्तेमाल ना करें तो फिर रोज़े में तकलीफ़ होती है, भूख लगती है। लेकिन एक्चुअली ये ऑपोजिट है। अगर आप फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, सब्ज़ी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, तो आपको ज़्यादा देर तक फुलनेस रहेगी और रोज़ा नहीं लगेगा। यहाँ पर कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं निजामुद्दीन बात कर रहा हूँ मलिर से। जी, सवाल पूछिएगा। सवाल ये है कि डॉक्टर साहब, मेरी 6 साल पहले ईपी स्टडी हुई थी। मेरी हार्ट बीट जो है वो 180 चली जाया करती थी। अच्छा, ठीक है। 180 चली जाया करती थी। फिर मैंने ईपी स्टडी करवाई जिना से, तो वो फिर भी वो मेरी सही नहीं आई। डॉक्टर साहब ने जो मेरी ईपी स्टडी की थी, वो मेरी हार्ट बीट जो है वो 110, 130 ऐसे चलती रही। 180 तक चली जाती थी, धड़कन मेरी बढ़ जाती थी। फिर उसके बाद मैंने जो है, फिर मेरी दोबारा 1 साल के बाद, कोरोना के बाद मेरी फिर हुई ईपी स्टडी मेरी, तो फिर वो बढ़ गई मेरी। फिर अभी मेरी तीसरा की हुई थी। तीसरा पे होने के बाद मेरी जो है हार्ट बीट 1 साल हो गया है। 1 साल में अभी 4-5 महीने पहले हल्की सी बढ़ी थी, 130, 135 हो गई थी, मगर वो नॉर्मल चल रही है। अभी कितनी होती है? अभी जो है अब नॉर्मल रहती है। मेरा बीपी भी नॉर्मल रहता है। अब मैं वो खाता हूँ, क्या नाम है, ठीक है, खाता 2.5 की बस। ठीक है। अच्छा, दवाइयाँ कौन कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं? नेविक्स इस्तेमाल कर रहा हूँ खाली। अच्छा, खाली ये वाली इस्तेमाल करें, नेविक्स इस्तेमाल कर रहा हूँ। और डॉक्टर ने बोला था कि अब आपकी हार्ट बीट सही है। ठीक है। 24 घंटे की मैंने मॉनिटरिंग भी कराई थी, वो सही आई थी। अच्छा, ठीक है। ये दवाई कितने मिलीग्राम इस्तेमाल कर रहे हैं? 2.5। अच्छा, ठीक है। तो अभी तो आपकी हार्ट बीट ठीक है, तो अभी सवाल क्या है? अभी मैं ये सवाल ये है कि मेरे को वो क्या 24 घंटे की मॉनिटरिंग कराऊं मैं अभी या नहीं? अभी मैं बिल्कुल नहीं सही हूँ। अच्छा, ठीक है। कब आखिरी एपिसोड कब हुआ था? आखिरी दफा कब हुआ था? जी मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं अभी मॉनिटरिंग कराऊं या नहीं कराऊं। अभी मैं ये अटैक जो है जिसमें आपकी हार्ट बीट तेज हो गई थी, ये आखिरी दफा आपको कब आया था? ये तकरीबन 4 महीने पहले हुई थी। 135 हो गई थी, कंटेनर में ले गए एक। ठीक है, सही। ब्लड प्रेशर का भी इशू है साथ? कोई आपको शुगर वगैरह भी है? नहीं, मेरे को शुगर वगैरह नहीं है। ठीक है, सही है। वगैरह नहीं है मुझे, मगर बस ये है कि अल्लाह का शुक्र है सब बेहतर है। बीपी भी मेरा नॉर्मल लेता है और गोइजिड है, 50 12.5 की गोली खाता हूँ मैं। बाकी अच्छा, वॉक वगैरह करते हैं और बाकी वॉक वगैरह करता हूँ। खून के टेस्ट हो गए हैं आपके? थायराइड वगैरह के टेस्ट वगैरह सब हो गए हैं? सब मेरे सब क्लियर है। थायराइड वगैरह सब क्लियर है, सीबीसी वगैरह सब क्लियर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। आपके सवाल का जवाब लेते हैं, ठीक है जी। जी, आई थिंक इनका रिदम का प्रॉब्लम था। हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, 180 पे चली जाती है। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल ईपी स्टडीज़ इनकी हुई हैं पहले, और एब्लेशन भी हो चुकी है, और उसके बाद दोबारा हुई है। देखें कई दफ़ा होता है कि आपको जब ये रिदम ज़्यादा होता है, हार्ट बीट ज़्यादा होती है। इनको एसवीटी हो रहा है? एसवीटी, जी वही एसवीटी। और उसमें से फिर जो उसका इलाज है वो ये है कि ईपी स्टडी करके वो एब्लेट, लेज़र से एब्लेट कर देते हैं। वो एक्स्ट्रा वायरिंग हुई होती है हार्ट की, उसको जला देते हैं और वो ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ 5 to 10% में दोबारा आ जाता है, या कई दफ़ा वो इलाज जो है उस हिसाब से मुकम्मल तौर पे एब्लेट नहीं होता, और फिर कुछ चीज़ें रह जाती हैं जिससे दोबारा ये हो जाता है। उसमें से मेडिसिन आपको खानी पड़ती है। इन्हें चाहिए कि अभी ये नेविक्स जो है 2.5 से बीटा ब्लॉकर है, जो 2.5 मिलीग्राम ले रहे हैं, तो ये लेते रहें। और जब अगर इनकी हार्ट बीट तेज़ होती है तो ये 2.5 की बजाय 5 मिलीग्राम कर लें। अच्छा, और ये हार्ट रेट को कंट्रोल करती है। और अगर ये दोबारा होती है तो मेरा इनको ये मशवरा है कि अगर दोबारा इनको ईपी की ज़रूरत है तो इन्हें NICVD, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, जो कार्डियो जैसे लोकल कराची के लोग जो उसकी उनकी ज़बान में कहते हैं कार्डियो हॉस्पिटल, तो वो कार्डियो हॉस्पिटल चले जाएं। वहाँ पे अच्छे ईपी स्पेशलिस्ट हैं, और वहाँ पे जाके उनसे दोबारा एक दफ़ा स्टडी करवा लें। हो सकता है कि दोबारा एब्लेट करना पड़े, अगर होता है। अगर नहीं होता
कंट्रोल रहता है और ये दवाई आप 2.5 से 5 मिलीग्राम पे कर देते हैं तो फर्स्ट क्लास फिर आपको जाने की जरूरत बिल्कुल। नहीं है। इसमें ये होता है कि दिल में एक एक्सेसरी पाथवे बन जाता है जिसकी वजह से आपका रिदम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और मरीज़ की दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। सर मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आप ये बता दें कि अगर किसी को इस तरह से हो तो उस वक्त उसको क्या करना चाहिए, क्योंकि इवन ये वाली एपिसोड भी मरीज़ के लिए काफ़ी तशवीशनाक होती है, दिल बहुत तेज़ तेज़ धड़क रहा होता है, इवन सुनाई दे रहा होता है, तो मरीज़ काफ़ी परेशान हो देखिए जाता ये है। बहुत ख़तरनाक किस्म की सिचुएशन होती है। आपका दिल बंद हो सकता है, ठीक है। आप बेहोश सकते हैं, आप गिर सकते हैं, आप कोलैप्स हो जाते हैं बिल्कुल। जो ही आपकी हार्ट रेट बढ़ता है तो आपका ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर जाता है और जब उस कंडीशन में कई दफ़ा अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो उसमें बड़ा ज़रूरी होता है 2-3 चीज़ें। एक होती है कि गर्दन पे मसाज, यहाँ पे इसकी कैरोटिड ब्रेक्स, मसाज। हार्ट की ब्रेक्स लगी होती हैं। सही। अब एक साइड पे एक दफ़ा सिर्फ मसाज करना, दोनों इकट्ठे नहीं करने। हाँ तो बिल्कुल, यहाँ फिर गर्दन दोनों पे- बंद हो हाँ जाएंगी। दोनों बंद। ये मसाज एक करेंगे तो उससे कई दफ़ा सेट हो जाए। तो फिर कई दफ़ा नाक बंद करके आप कानों को ब्लो करने की कोशिश, जैसे आप नहा रहे हो स्विमिंग पूल में या पानी में नहा रहे हो, आपको वो कान बंद हो, चप्पे लग गए, वो चप्पों की सूरत में नाक बंद करके जोर से हवा मुंह में भर के कानों को चप्पे खोल लें आपने। वो जब जोर लगाएं तो उससे हार्ट रेट नीचे आ जाता है। तीसरी जो चीज़ होती है कि गले में उंगली डाल के कह करने की कोशिश करें। अच्छा। बार बार उंगली डालें, वो जो जोर लगता है वो उस जोर में यहाँ पे ब्रेक्स होती है, यहाँ पे सेंसर्स लगे होते हैं और आपका हार्ट रेट ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाता है। तो ये इमरजेंसी ट्रीटमेंट है कि अगर आपको हो कहीं नज़दीक आपके मेडिसिन नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, ये मनूवर आप कर लें तो आपका हार्ट रेट ऑटोमेटिकली सेटल हो जाता है। बिल्कुल। और अगर इससे नहीं कंट्रोल हो रहा है तो फिर आपने जल्दी से, बल्कि ये करके फ़ौरन से आप डॉक्टर के पास चले जाएं। कोशिश ये करें कि जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है और वो हॉस्पिटल जिसके पास, देखें इसकी चंद दवाइयाँ होती हैं, इसमें कुछ कैलान होती है, सॉफ्टन वगैरह वो देते हैं, डीनोसिन देते हैं, आर्डोरोन देते हैं, कुछ दवाइयाँ होती हैं। ये दवाइयाँ अस्पताल में मौजूद हो, इमरजेंसी में फ़ौरन वेन में लगानी होती हैं, उससे ये फ़ौरन ठीक हो जाता है। और उनके पास मॉनिटर लगा हो, कार्डियक मॉनिटर बड़ा ज़रूरी है क्योंकि कई दफ़ा वो स्टैंड स्टिल हो जाता है। अच्छा। हाँ, 0 पे हार्ट रेट चला जाता है, तो वो मॉनिटर के हिसाब से चल रहा होता है। ऐसा हॉस्पिटल नज़दीक, कार्डियक हॉस्पिटल तो ज़्यादा बेहतर है, अदरवाइज दूसरा भी हॉस्पिटल हो जिसमें कार्डियक मॉनिटर लगे हों और ये इंजेक्शन जो इमरजेंसी वाले उनके पास अवेलेबल। ज़रूरी नहीं है कि हर हॉस्पिटल में ये इंजेक्शन अवेलेबल हो। अच्छा, ठीक है, ठीक है। यानी कि आपने फ़र्स्ट एड दी और फ़ौरन से आपने डॉक्टर के पास पहुंचना है, हॉस्पिटल पहुंचना है, क्योंकि ये इलाज जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर जिस तरह कि मैंने कहा कि मरीज़ काफ़ी परेशान हो जाता है और आपने बताया कि मैनूवर करना है, मसाज करना है, तो ये मसाज कितनी देर तक करना है और कितने प्रेशर से करना है? जब तक कि आपका हार्ट रेट आप स्लो ना हो जाए, ठीक है, सेटल ना हो। जब सेटल हो जाए तो फिर मसाज छोड़ दें। ठीक है। हाँ, और दो एक साइड पे एक टाइम पे करना है। हाँ, क्योंकि अगर नहीं है तो फिर एक छोड़ के फिर दूसरी साइड पे कर दें। सही। और ऐसे में इन्हें खुद गाड़ी ड्राइव करके नहीं जाना चाहिए, राइट सर? जहाँ पे गाड़ी चला रहे हैं साइड पे खड़ी कर दें और वहाँ पे आप बैठ जाएं और ये मनूवर करना शुरू कर दें। ठीक है। और या उनको 1122 वालों को कॉल कर लें, जो इमरजेंसी है, एम्बुलेंस है, उसको कॉल कर लें। हो सकता है कि आपको वाकई अस्पताल जाके इससे आराम आए और इंजेक्शन लगे तब जाके आराम आए। यहाँ पर कॉलर हैं, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अब्दुल्लाबाद से बोल रहा हूँ जी, अब्दुल्लाबाद से। जी जी, नाम बताइएगा, सवाल पूछिएगा। अब्दुल हमीद उस्मानी। ठीक है, सवाल पूछे। सवाल ये है, मैं 2002 से हार्ट पेशेंट हूँ, ठीक है। ठीक है। मैं यहाँ अब्दुल्लाबाद से भी ट्रीटमेंट वगैरह कराता रहा, फिर मैं लंदन, यूएसए वगैरह भी आता जाता रहा, ठीक है। ठीक है, जी जी। 2006 में लंदन में मेरा चेकअप हुआ था, तो वहाँ पे मेरा एंजियोग्राफी हुई थी लंदन में। ठीक है, उसकी क्या रिपोर्ट आई थी? 3 स्टंट मुझे लंदन में पड़े थे, ठीक है बहन। ठीक है। वहाँ पे लंदन में मुझे 3 मेडिसिन, एक तो कोलेस्ट्रॉल के लिए दी थी, हार्ट के लिए, और लोप्रीन मुझे मिली थी, ठीक है बहन। जी जी, बोलते रहे आप, पूरे सवाल पूछें। जी जी, तो फिर मैं वापस आ गया था लंदन से। फिर क्या हुआ? तो फिर मैं उस दौरान ये अपनी दवाइयाँ कंटिन्यूसली खाता रहा, ठीक है जी। जी जी, अभी ठीक है? कोई दर्द वगैरह तो नहीं आता, कोई मसला तो नहीं होता? नहीं, मेरी बात सुने ना आप। जी जी। 2014 में मैं रावलपिंडी में SIC में, वहाँ पे मेरा मेडिकल चेकअप हुआ था और वहाँ पे मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक ठाक थी, ठीक है जी। जी जी, अब क्या मसला हो रहा है? अभी मैं आपसे ये बात बता, फिर दोबारा पिछले साल जून के महीने में मैं दोबारा SIC गया था। जी जी। क्या मसला था?
वहाँ पे मेरा टेस्ट में सुबह अपना एंजियोग्राफी हुई तो वहाँ पे ब्रिगेडियर जान नादर है मेरी एंजियोग्राफी है। उन्होंने कहा कि भाई आपकी 3 आर्टरी प्लस 1 आर्टरी और जो है वो 95% ब्लॉक है। अच्छा, ठीक है। उन्होंने फिर आपको क्या ट्रीटमेंट बताई, आपने वो करवाई? यही मैं आपको, उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि जी मैं आपको ब्रिगेडियर आमिर है AFI कार्डियक सर्जन उनको रेफर करता हूँ, ठीक है जी। जी जी, ठीक है। जी जी। उन्होंने मेरी वीडियो देखी थी तो मुझे ये कहा कि भाई आपका जो मसला है तो ये जो स्टेट बाईपास का मसला है, ठीक है जी। जी जी। तो उसके आपने बाद करवा लिया उन्होंने- या अभी नहीं करवाया? नहीं करवाया ना, यही मैं बात। ये उसके सवाल बाद है कि करवाना चाहिए या नहीं? हाँ नहीं यही बात आपको बता। उन्होंने फिर मुझे कहा कि जी आप इमीडिएटली अपने सारे टेस्ट करवाए ना। सारे टेस्ट बैंक मेरी हुए तो उसमें किडनी जो थी वो 45% फंक्शन कर रहे थे और अच्छा। क्रिएटिनिन जो था वो 1.90 था, ठीक है बहन। जी जी। वो मैं ब्रिगेडियर आमिर जो कार्डियक सर्जन थे उन्होंने मुझे कहा कि भाई इस हालत में मैं तुम्हारी नहीं कर बाईपास नहीं करता हूँ, यू शुड गो ऑन मेडिसिन। ठीक है। तो अभी कोई पिछले साल सिम्टम्स तो नहीं आ रहे, अलामात वगैरह दवाई पे कंट्रोल्ड हैं? क्या चीज जी? अभी कोई अलामात वगैरह आ रही हैं? नहीं आ रहे, मैं यही आपको बता। अभी मैं लास्ट जून से मेडिसिन में खा रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है, ठीक है। ये बताइएगा साथ कोई ब्लड प्रेशर शुगर वगैरह भी है आपको? कुछ भी नहीं है। मैं नॉर्मली मेरा ब्लड प्रेशर बहुत लो रहता है। सम टाइम है जो 60/190 या स्टेंट का suggest किया? 60/110 125 ये रहता है। ठीक है। कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी नहीं अच्छा, होता मेरा। ये बताइएगा जल्दी से कि बाईपास तो उन्होंने कहा नहीं हो सकता, लेकिन स्टेंट का एडवाइस किया था उन्होंने कि स्टेंट डलवा लें? नहीं उन्होंने बाईपास का एडवाइस किया था तो मैं अभी ये मेडिसिन खा रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। उम्र कितनी? ठीक है। उम्र क्या है आपकी? मेरी 72 है जी, ठीक है, 72। ठीक है। वॉक वगैरह करते हैं? जी हाँ करता हूँ ठीक जी है। वो। और कोई दर्द वगैरह नहीं आता? ठीक है, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया जी। थोड़ा सवाल इनका लंबा था लेकिन ये चाहते थे कि ये सारी अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करें। तो सर 95% इनको ब्लॉकेज है, ऑल्दो कि इनको शुगर का कोई मसला नहीं है, लेकिन इनका जो RFTs थे वो ठीक नहीं आए। 45% इनकी किडनीज फंक्शन कर रही हैं, तो ऑपरेशन नहीं किया गया। तो ये कह रहे हैं कि क्या मैं मेडिकल मैनेजमेंट पर ही रहूं? देखिए, इनका बाईपास 1.9 क्रेटिनिन के साथ भी बाईपास हो सकता है। वो रिस्क तो है कि आगे किडनी फेलियर ना हो जाए इसके सर्जरी के बाद। और इनका अगर डॉक्टर साहब ने जो ब्रिगेडियर नादर हैं, आई थिंक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, अगर उन्हें ज़रूरी समझा होता तो शायद कहते जी इनकी एंजियोप्लास्टी हो सकती है तो एंजियोप्लास्टी कर देते। तो ऐसे सूरत में एंजियोप्लास्टी भी हो सकती है और बाईपास भी हो सकता है। ठीक है। यस, मरीज़ को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि आपके किडनीज जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे, तो हो सकता है नया स्ट्रेस सर्जरी का जब पड़ेगा तो हो सकता है कि किडनी थोड़ी सी और ख़राब हो जाए, और हो सकता है कि सर्जरी के दौरान या सर्जरी के बाद या ITC में या बाद में डायलिसिस वगैरह की ज़रूरत पड़े। तो वो नेफ्रोलॉजिस्ट जो होता है वो ऑन बोर्ड होता है। तो एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होती है कि जिसमें नेफ्रोलॉजिस्ट भी इन्वॉल्व होता है, कार्डियोलॉजिस्ट भी इन्वॉल्व होता है, सर्जन भी इन्वॉल्व होता है, एनेस्थेटिस्ट भी इन्वॉल्व होते हैं। तो वो मरीज़ को मैनेज करते हैं और 1.9 के साथ लोगों की सर्जरी हो जाती है। लेकिन ये मरीज़ पे डिपेंड करता है कि वो रिस्क अगर कोई नहीं लेना चाहता तो वो फिर, अगर ये जैसे इनका है कि ये दवाइयाँ खा रहे हैं और इन्हें आराम है तो इन्हें बिल्कुल ठीक है, दवाइयाँ चलाए रखे भी। और अगर इन दवाइयों के साथ और डोज इवन बढ़ाने के साथ भी इनका आराम ना आए, उनके सिम्टम्स आए और उन्हें दर्द वगैरह हो, उस वक्त फिर सोचा जा सकता है कि सर्जरी कर रही है या स्टेंट डाल रहे हैं। लेकिन इस वक्त इन्हें कोई सिम्टम्स नहीं है, ये आराम में है, तो ये अपनी दवाइयाँ जारी रखें। ठीक है। और सर कोई टेस्ट भी इनको करवा लेने चाहिए कुछ अरसे बाद, क्योंकि इनको सिम्टम्स तो नहीं आ रहे लेकिन कोई चेक एंड बैलेंस के लिए कोई टेस्ट की उसमें से जरूरत है? बेसिकली होता है कि मैं हर 3 महीने के बाद डॉक्टर साहब को दिखाना चाहिए। इन्हें नेफ्रोलॉजिस्ट, किडनी स्पेशलिस्ट जो है, फिजिशियन नेफ्रोलॉजिस्ट जो है, उसको भी साथ साथ दिखाना चाहिए, कार्डियोलॉजिस्ट को भी दिखाना चाहिए। और फिर अगर कहीं आगे जाकर तकलीफ होती है ताकि असेसमेंट हो कि इन केस मुस्तकबिल में कोई इमरजेंसी होती है तो उस इमरजेंसी को फिर कैसे डील करना है। लेकिन ये इन्हें मैं बता दूं कि इनकी सर्जरी हो सकती है। अच्छा, हाँ, उसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। और उन्हें दवाइयों के साथ आराम है तो फिर ऐसे ही चलाए रखें। इनको 3 स्टेंट पहले ही डल चुके हैं और अभी भी इनकी 3 आर्टरीज में 95% ब्लॉकेज आई है। तो क्या ये आपको लगता है कि खुराक में एहतियात नहीं करे या दवाइयों में एहतियात नहीं? देखिए, उसमें इनकी बीमारी ये इतनी बढ़ क्यों गई? काफ़ी अरसे से इनका चल रहा है। UK से इन्होंने स्टेंट डलवाए, चलता रहा। आई थिंक सारे इन्हें बताता रहा होगा, एहतियात के बारे में बताता होगा, उस पर हो सकता है इन्होंने अमल भी किया हो। लेकिन कई दफ़ा होता है ये है कि बीमारी बहुत अग्रेसिव होती है, बीमारी की शिद्दत ज़्यादा होती है, और उस शिद्दत को कम करने के लिए कई दफ़ा आपको ज़्यादा
दूसरों से ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है और दवाइयों को एडजस्ट करना पड़ता है, उनकी डोज को एडजस्ट करना पड़ता है ताकि डिजीज़ को मॉडिफाई कर सके और उसकी शिद्दत को कम कर सके। सही, ठीक है सर। शुगर की ही हम बात कर रहे थे कि शुगर से आपके गुर्दे वगैरह अफेक्ट हो सकते हैं। ऑल्दो इन पेशेंट में शुगर नहीं थी लेकिन इनकी किडनीज अफेक्टेड थी, मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि चूँकि रमज़ान है तो थोड़ा सा ये बता दीजिए कि शुगर के मरीज़ कौन कौन से फ्रूट खा सकते हैं, क्योंकि ये एक डिबेट है हमारे अफ्तारी में, हमेशा से फ्रूट चाट बनती है और डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं उनको खाने नहीं दी जाती, तो वो बड़ा नाराज़ होते हैं। तो कौन कौन से फ्रूट से उनके लिए चाट बन सकती है? देखिए, आपके नॉर्मली कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिसमें शुगर ज़्यादा होती है, जैसे अंगूर है, आम है, और इसमें से, और माल्टे हैं, इसमें से, और ये जूस स्पेशली किसी भी फ्रूट का जूस वो जब होता है तो उसमें शुगर सारी कंसनट्रेटेड होती है। इतने फ्रूट का आपने शुगर निकाल के एक गिलास में डाली होती है, और आपको जो फ़ायदा होता है, किसी शुगर के मरीज़ को ममनू नहीं है फ्रूट, वो खा सकता है बशर्ते कि उसकी शुगर कंट्रोल हो। ठीक है। अगर 300-300 400-400 शुगर है और उससे फिर और ज़्यादा शुगर बढ़ जाती है और उसमें डायबिटिक कीटोसिडोसिस हो सकता है, कोमा हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकते हैं और नज़र जा सकती है आपकी। तो ये चीज़ें हैं कि शुगर को आपने एक रेंज में रखना है। सुबह की फास्टिंग है 110 से ऊपर ना जाए, शाम वाली 160 से ना जाए। आप एक लिमिट रख लें कि 200 से नीचे नीचे रखनी है, 200 से ऊपर नहीं जाने देनी, फिर ठीक है, फिर आप फ्रूट ले सकते हैं। और फ्रूट, होल फ्रूट यानी पूरा फ्रूट लें, उसका जूस ना लें। फ्रूट चाट आप ले लें, उसमें चीनी ना भी डालें, शीरा ना डालें। वो होता ही है कि फ्रूट चाट तो आप बनाते हैं, उसको और मीठा बनाने के लिए बीच में शीरा डाल देते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं। फ्रेश फ्रूट का जो सैलड है, बगैर चीनी के, बगैर शीरे के, वो आप फ्रूट सैलड वो आप ले सकते हैं, फ्रूट चाट ले सकते हैं, बाकी नहीं ले सकते। शुगर वालों को मना नहीं है, लेकिन शुगर वालों को पहले अपनी शुगर चेक करनी चाहिए, वो कंट्रोल है कि नहीं। कंट्रोल नहीं है तो फिर मीठे का जितना कंट्रोल कर सकते हैं कंट्रोल करना चाहिए, जब तक वो ठीक ना हो जाए। और कोशिश ये करें कि 3 महीने की जो एवरेज शुगर कंट्रोल है, जिसे हम HbA1c कहते हैं, वो शुगर वालों की हमेशा 7 से नीचे होनी चाहिए। और अगर आप, जिस तरह कि आपने कहा कि फ्रूट चाट बना रहे हैं, तो उसमें आपने जूस नहीं डालना, उसमें आपने चीनी नहीं डालनी है, और क्रीम भी कुछ लोग डालते हैं, तो वो भी अवॉइड करें। यहाँ पर कॉलर हैं, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं कराची से अब्दुल वहीद बोल रहा हूँ। जी, सवाल पूछिएगा। जी, अच्छा जी, मेरी एज है 81, वेट है मेरा 98, 5 फुट 10 इंच मेरी हाइट है, और मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है 130/70। ठीक है। और मुझे कोई शुगर वाला नहीं है। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, तो ये मैं बिल्कुल मुख्तसर पर आ जाता हूँ। अभी ऐसा है कि मैं थोड़ा सा अगर आपको हिस्ट्री बतानी पड़ेगी। 1985 में मुझे हार्ट अटैक हुआ था। उसके बाद मैं कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के ऊपर ही रहा, और ये बाकी 45 मिनट्स पर डे मैं जो है वो वॉक करता था, और ये फैट फ्री मतलब मैंने अपनी डाइट रखी। ठीक है। उसके बाद 2011 में अक्टूबर 2011 में एंजियोप्लास्टी मेरी हुई, PCI to LAG। ठीक है। with a DES 2.5 into 23 मिलीमीटर एबर्ट वेस्कुलर। आगे मुझे ये जो है ये XIENCEV। अच्छा, फिर ये जुलाई 2022 में मेरी एंजियोप्लास्टी हुई, PCI to LM to LAD डन विद DS2। DS डैश है और आगे 1 आई है या 1 है, ये मुझे समझ आती है ब्रैकेट पे। ठीक है। तो अभी आपकी तबीयत कैसी है? अभी कोई अलामात आ रही है? हाँ जी, मैं उधर ही आ रहा हूँ जी। अभी मेरा मसला ये है जी कि उसके बाद मुझे ये मेडिसिन जो शुरू में दी गई वो थी एम्पलैक 90 1+1 और एस्कार्ड मुझको दी, और 1 से डे 75 वाली, और स्टार जो कि ये कोलेस्ट्रॉल कम करने की है 20 मिलीग्राम 1 पर डे, और लिबिक्स 5 मिलीग्राम। ठीक है। उसके बाद 3 महीने के बाद फिर मुझको ये जो ब्लड शुगर है इसको चेंज करके मुझको एस्कार्ड प्लस दे दिया गया 81/75। अभी आप ठीक हैं? अभी कोई अलामात वगैरह आ रही हैं, कोई दर्द वगैरह, कोई मसला हो रहा है? हाँ जी, मैं अब सीधा ही इशू पर ही आ जाता हूँ। मेरा ख्याल है बिकॉज आपके पास भी टाइम कम है, तो ये मेरा ऐसा है कि ये जब से ये वाली मैंने मेडिसिन शुरू की है ब्लड थिनर वाली, तो ये मुझे लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट गेट्स एक्सेसिवली हार्ड फीलिंग, गर्म
और सम टाइम रेडिएटिंग टू माय स्टमक। फिर मैंने रेडिएटिंग टू योर स्टमक, ठीक है, सही। Yes. ये दर्द फिर कितनी उसके देर बाद- के लिए आता है, कितनी शिद्दत का होता है? ये जी काफी देर तक रहता है और किस वक्त रहता रहा है, लेकिन अभी तो मैं वो आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये किस वक्त आता है? क्या आराम पे आता है या चलते वक्त आता है? किस वक्त आता है? खाने के बाद आता है? नहीं, ये खाना खाने के बाद, से अच्छा। कोई आधा घंटे 20 मिनट के बाद तकरीबन। ठीक है, उसके वैसे बाद नहीं आ रहा। ये- ठीक है, नहीं, वैसे तो बहुत ज्यादा रहता रहा है, लेकिन मैंने अभी कोई मेडिसिन लेनी शुरू की है, तो वो मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ। और इसके साथ ये रिफ्लक्स था, और जो कि रात को Reflux मेरी जो नींद है वो डिस्टर्ब होती थी, और उसके साथ ये कफ वगैरह भी होती थी। ठीक है। तो अभी अच्छा, आप कि when- ये पूछना अब चाह उसके रहे हैं कि बाद ये क्या दिल कि- की वजह से है या मैदे की वजह से है? क्या करना चाहिए, क्योंकि आपको लगता है कि ये दवाई के बाद ये शुरू हुआ है, राइट? बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है, जी। और मैं वही बताना चाह रहा हूँ। फिर मैंने गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट को वो कांटेक्ट किया, और ये मैं मेडिसिन उनसे ले रहा हूँ। उसके और बाद दर्द उसके में साथ आराम ही- आया है? गैस्ट्रो ने जो दवाइयाँ दी हैं? हाँ जी, बहुत बहुत ठीक हो गया, लेकिन है। मुझे प्रॉब्लम ये आ रहा है कि सम टाइम आई हैव टू टेक एंटीबायोटिक्स ड्यू टू सर्टेन रीजन। हाँ, मुझे ठीक है, तो वो फिर ये रिवर्सल हो जाता है। ठीक है, ये बदतर हो जाता है। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम हमें समझ में आ गई है, बहुत शुक्रिया आपने नहीं, कॉल एक किया चीज- जी। नहीं, इसके साथ इशू नंबर 2 ये है जी। कि मुझको ये यूरिथ्रल स्ट्रक्चर है, उसकी वजह से मुझे ये अल्फा ब्लॉकर वो देते हैं, उससे मेरा ब्लड प्रेशर गिरकर 50 पे आ जाता है। हाँ, ऊपर ठीक वाला है। कितना होता है? ये ऊपर वाला कितना होता है? ऊपर वाला कोई 100 से कम होता है, 90 के दरमियान होता है। सही है, ठीक है, 190। ठीक है, ठीक। ठीक है। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, आपके सवाल का जवाब लेते हैं जी। अल्फा ब्लॉकर ले रहे हैं, उससे ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, थोड़ा सा इनको पेन भी आ रहा है, लेकिन जब गैस्ट्रोंटोलॉजिस्ट ने दवाई दी तो उससे बेहतर हो गया। जी नहीं, उसमें आई थिंक इसमें जो दवाइयाँ ले रहे हैं ये लेते रहें, ये ठीक है। इनका ब्लड प्रेशर भी ठीक है, अल्फा ब्लॉकर जो ले रहे हैं प्रोस्टेट के लिए वो भी लेते रहें, दिल की भी लेते रहें। मैं सिर्फ एक चीज़ के बारे में वरीड हूँ, जो इन्होंने पिछले जुलाई 22 में इन्होंने जो स्टेंट डलवाए लेफ्ट मेन से एलईडी में, वो एक होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म का, जिसमें से आप दवाइयों में गफलत नहीं कर सकते। और अगर इन्हें चेस्ट में पेन होता है खाना खाने के बाद और रेडिएट करता है, तो ये दिल वाला दर्द है, अच्छा, ये ठीक है। एंजाइना है। इनको अपने कार्डियोलॉजिस्ट जिसने स्टेंट डाला है उसके पास जाएं, अपनी दवाइयाँ रीएडजस्ट करवाएं। हो सकता है कुछ और ऐड करे, नाइट्रेट्स ऐड करे, कोई रोनोला ऐड करे, कुछ और करे, ताकि ये वाला जो इनका दर्द का दिल का दर्द है ये ठीक होना चाहिए। ये किस्म की वार्निंग होती है, बता रहा होता है कि प्रॉब्लम है, गड़बड़ है, तो ये ठीक है। वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट का इशू है, वो चलता रहेगा, वो ठीक होता रहेगा। खतरनाक जो चीज़ है लेफ्ट मेन स्टेम का स्टेंट, वो जो इन्हें जुलाई में डलवाया उसके ऊपर नज़र रखनी है कि वो गड़बड़ ना करे। वो इन्हें दवाइयाँ आके जाके एडजस्ट करनी चाहिए। ये जो इन्हें पेन हो रहा है ये दिल का पेन हो रहा है, ठीक है, और इन्हें अब उस कार्डियोलॉजिस्ट को जिसने स्टेंट डाला है उसके पास जाना चाहिए और उसके मशवरे से इस नुस्खे में तब्दीली करनी चाहिए, ताकि इनको इस दर्द का आराम आना चाहिए। सही, ठीक है। और खाने से भी इसका रिलेशन है, जी हाँ, तो वो डेफिनेटली एंजाइना हम पोस्ट पेरेंडियल बिल्कुल, एंजाइना है, वो इन्हें हाँ, हो रहा है। Yes. ठीक है, तो ये ज़रूर चेक करवा लें आप, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अच्छा सर, हम हमेशा से ये कहते हैं कि फ़िज़ी ड्रिंक्स अवॉइड करने चाहिए, लेकिन शुगर के जो पेशेंट्स होते हैं वो डाइट सोडास इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो आप इनके हक में हैं या नहीं? बिल्कुल, किसी सूरत में भी कोई भी ड्रिंक जो है ना, कोलास जितने भी हैं वो फिजी ड्रिंक्स हैं। देखें अभी यंग बच्चों में जो उन्होंने वो एक एनर्जी वाले कोलास पीते हैं, वो उसमें से बहुत सा सडन डेथ्स हुई हैं। अच्छा, उसमें रिदम ख़राब हो जाता है, दिल का रिदम ख़राब हो के टैकीकार्डिया हुआ या कार्डियक रेस्ट हो गया। तो ये ड्रिंक्स इस्तेमाल करें कभी कभार, और ये इंजूरियस है, हेल्थ से बड़ी इंजूरियस है। बार बार इनकी वार्निंग्स आ चुकी हैं, और इसमें कुछ लोगों को तो एडिक्शन होती है और उसके बगैर वो चल ही नहीं सकते। नॉर्मल पानी वो पीते नहीं हैं, ड्रिंक्स वो ज़्यादा पीते हैं। ये सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक है। ये आपकी मोटापे के लिए बड़े ख़तरनाक है। आपको मोटापा होता है, आपको शुगर होती है, ब्लड प्रेशर होता है और दिल की बीमारियाँ होती ठीक है। है। ये पिएँ लेकिन बहुत कम पिएँ, उसको रूटीन में ना पिएँ। और स्पेशली जो हमारे टीनेजर्स हैं, वो जो ये फिजी ड्रिंक्स जो पीते हैं और एनर्जी और कोला समझ कर उनके पीते हैं, वो आपके दिल के लिए बहुत ही ख़तरनाक होता है। सही। और ये जो डाइट सोडास हैं, इनमें एस्पार्टेम डली हुई होती है, तो वो भी कोई सेहत के लिए इतनी अच्छी नहीं है, तो ये समझ ये कर कभी कभार पीने जी, में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। देखिए ना, अगर आप इतनी डेली पी रहे हैं,
3-4 डेली पी रहे हैं, 2 डेली पी रहे हैं और रोज़ाना ही पी रहे हैं। लेकिन ये तो कभी कभी पीने के लिए होता है। ज़्यादातर पानी का इस्तेमाल, सादा पानी का इस्तेमाल आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा। बाकी जो चीज़ें हैं वो हम उसको ख़राब करने के लिए करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है सर। अच्छा, हमने बात की कि किस तरह से पोस्ट प्रैंडियल आपको एंजाइना हो सकता है, यानी कि खाना खाने के बाद दिल में दर्द आ सकता है। तो बहुत सारे लोग सर सहरी के बाद, सहरी करते ही नमाज़ पढ़ी और लेट जाते हैं, तो क्या ये नहीं करना चाहिए? स्पेशली वो लोग जो कि दिल के मरीज़ हैं, क्या थोड़ी देर वेट करना चाहिए? थोड़ा बहुत चल लिया, थोड़ा बहुत जो है कदम ले लिए ताकि खाना नीचे चले प्रेफरेबली जाए। तो वो चाहिए। देखें, एक तो आपने ये ध्यान करना है कि सहरी के वक्त आपने पूरे दिन का खाना नहीं खाना। जितनी भूख है उतना खाना खाएं, ओवर फिलिंग ना करें। ठीक है। वो जो पंजाबी कहते हैं तुन के खाना, वो नहीं आपने खाना। वो खाएंगे आप तंग होंगे। सही। चहलकदमी आपके लिए बेहतर है। और अगर आप आई थिंक सहरी के बाद अगर आप मस्जिद चले जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए और चल के जाना पड़ता है, तो वो आपके लिए वही एक्सरसाइज वही काफ़ी बेस्ट है, बहुत वही ज़्यादा। बेस्ट है, वो जी। काफ़ी है, वो आपके लिए ठीक है। आपको फिर ज़्यादा चहलकदमी की ज़रूरत नहीं है। वापस आके बेशक सो जाएं, कुरान शरीफ पढ़ें, जो भी आपने करना है बिल्कुल। करें, लेकिन वो थोड़ी सी एक्टिविटी होती है। लेकिन कोशिश ये करें कि आप पेट भर के खाना ना खाएं, भूख रख के खाना खाएं। हाँ, उस वक्त होता है कि पानी भी पीना है, खाना भी खाना है, पानी भी स्टोर करना है पूरे दिन के लिए, जी। वो चीज़ें होती हैं। तो लेकिन वो वाली चीज़ जो आपकी फुलनेस और यहाँ तक जो गर्दन तक खाना भरा हुआ हो, वो काम आपने नहीं करा, उसमें आप तंग होंगे, परेशान होंगे। अगर वो आप नहीं करते तो आपका दिन बड़ा अच्छा कंफर्टेबल गुजरता है। हम लोग पहले इस तरह से करते हैं कि पेट भर कर खाना खा लेते हैं, फिर हम पेट भर कर ही पानी पी लेते हैं। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो सब कुछ यहाँ तक आ जाता है। कई और दफ़ा आपको नाजिया वॉमिटिंग हो जाती है, और कई दफ़ा बिल्कुल। अनकंफर्टेबल होते हैं। आप बीमार नहीं भी होते, आपको दिल के भी मर्ज नहीं है, लेकिन आप खाम खा अपने तंग हो रहे होते हैं उस खाने की ओवर ईटिंग की वजह से, बिल्कुल। और वो उसको भी नीचे जाने में बड़ा टाइम लगता है। हाँ जी, यहाँ पर कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी वालेकुम सलाम। मैं सिपाही असगर गुजरात से बात कर रहे हैं जी। जी। मैं ना 2017 अंदर मेरे एक स्टड पवाए है जी। ठीक है। मैदे में ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ, ਦਵਾਈ ਨਾ ਛੱਡਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਰਹਿਣਾ ਤੇ नींद नहीं आती रात ਨੂੰ ना हाँ जी। जी। ठीक है। ਤੇ उम्र क्या है आपकी? उम्र तकरीबन ना 55-56 साल मेरी। अच्छा, ठीक है। ब्लड प्रेशर या शुगर का मसला है? नहीं, कोई शुगर नहीं है, कोई ब्लड प्रेशर नहीं है। एमएच ने स्टड पवाया बेड़ी अमित इस्लाम साहब थी उस ठीक है। टाइम मैं 2017 में स्टड पवाया मैं। अच्छा, ठीक है। अब ये बताइएगा। फिर नींद जी। नींद नहीं आती ते काली पैंदी है नहीं, उन्होंने मैदे में स्टेंट डाला नहीं था सर, दिल में। वो कह रहे हैं मेरे में, यानी उनको अच्छा। स्टेंट डले थे। खुराक जी, जी। सर जी जी, सर जी नाली जी खुराक वाली वो डैमेज हो गई थी बिल्कुल ही। हाँ, खुराक वाली नाल, ये अच्छा, मैदे में डाला खुराक था, में। ये अच्छा, मैदे में अच्छा, डाला ठीक था। है। अच्छा, ठीक है। ठीक है। ते क्या मैं नींद वाली गोली रात को ले सकता हूँ या नहीं ले सकता? ये नींद रात नहीं आती है। अच्छा, ठीक ठीक है। उम्र क्या है आपकी? 55 साल। 55 साल है जी। अच्छा, ठीक है। कोई परेशानी वगैरह तो नहीं है जिसकी वजह से नींद नहीं आ रही? परेशानी नहीं आ रही। सरकारी काम करना ना दर्द की खत्म करना फिर ना भी नींद बच्चा नहीं आ रही। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी, इन्होंने वो खुराक की नाली में स्टेंट डलवाया अच्छा, था। आपने सही समझा है हाँ, वैसे। वो मैदे में डाला था। जी। तो उसमें से आई थिंक जो दवाइयाँ डॉक्टर साहब ने लिख के दी हैं वो दवाइयाँ इस्तेमाल करें। इसमें वो खून पतला करने वाली या वो दवाइयाँ नहीं होती हैं, सही वो है। नॉर्मल जो मैदे के लिए, उल्टी के लिए, और उन्होंने PPIs वगैरह दिए होते हैं, वो वाले इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो इन्हें नींद की गोली ये इस्तेमाल करते हैं। इनका मेन मसला नींद वाला है। नींद की गोली जो आपने डॉक्टर साहब से जो जिन्होंने स्टेंट डाला था उनसे पूछ के एक नींद की गोली लिखवा लें, और इनको लेने में कोई हर्च नहीं है। अच्छा। नींद ज़रूरी है, नींद आपको ज़रूर आनी चाहिए। 6 से 8 घंटे आपकी नींद होनी चाहिए, उसमें पूरे जिस्म को रेस्ट मिलता है और आप दोबारा अगले दिन नए ताज़ा होकर फिर आप काम पे लग जाते हैं। ठीक है, यानी कि आप डॉक्टर को दिखा लें, वो आपको नींद की गोली दे देगा, उससे आपकी नींद बेहतर हो जाएगी। लेकिन आपने ख़ुद भी ख्याल करना है कि रात को सोते वक्त आपने चाय नहीं पीनी है, खाना सोने से काफ़ी देर पहले खा लीजिए। इसी तरह रात को आपने मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना है, गर्म दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, गर्म शावर ले सकते हैं, उससे भी नींद बेहतरीन आ जाती है। और आपने एक स्लीप रूटीन बनाना है, यानी कि आपने हर दिन उसी टाइम पर सोना है। अगर आप किसी दिन जल्दी सोते हैं, किसी दिन तो उससे भी आपकी नींद अफेक्ट टीवी हो का सकती इस्तेमाल है। खत्म कर दे। जब नींद आ रही है तो फिर आपने सो जाना है, नींद के साथ लड़ना नहीं है। हाँ। हमारे साथ ये जब नींद आती है तो आप नींद कहते हैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ठहर सोऊंगा, वो फिर नींद आपकी उड़ जाती है, ख़राब हो जाती है। बिल्कुल। तो जब आपको नींद आ रही हो तो आप बिस्तर पे लेट जाएं और सो जाएं। टीवी का और मोबाइल का इस्तेमाल जो है वो कम कर दें। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम लोग लड़ रहे होते हैं और फिर भी हमने फ़ोन पकड़े हुए होते हैं, तो इससे जो नींद है वो जो आनी भी होती है भाग जाती है। यहाँ पर कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, सवाल पूछिएगा और कौन कहाँ से?
गुलाम कासिम बोल रहा हूँ मियाँ वाली से। जी। वो मैंने ये बताना था कि मेरा 17 जनवरी को बाईपास हुआ है AFHCPT से। जी। ठीक है। तो बाकी जख्म ठीक हैं, यानी कि जो थे सारे तकरीबन ठीक हैं। अच्छा। यहाँ जो है ना चेस्ट में पेन अभी भी होती है। ठीक है। हमने। अच्छा। जी। ठीक है, दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये दर्द आपको क्या लग रहा है कि दिल की दर्द है या जख्म में तकलीफ हो रही है? मुझे लगता है कि दिल का, क्योंकि दोनों साइड पे होता है ना। अच्छा, ठीक एक है। साइड पे नहीं होता है। अच्छा, ठीक या है। तो वही मतलब है, जख्म भी ऊपर लाल सा है ठीक ठाक, कोई ऐसा अच्छा, ठीक है। टेस्ट वगैरह उन्होंने आपके किए हैं? बाकी टेस्ट वगैरह ठीक आए हैं? सब कुछ दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं? सब कुछ ठीक। हाँ, दवाई इस्तेमाल कर। अच्छा, ठीक है। सर, आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी, दर्द है दोनों साइडों पर हो रहा है, ही इज़ कन्फ्यूज कि दिल का है या जख्म का है? नहीं, ये जख्म का होता है। देखें, ये जो बाईपास होता है इसमें बड़ा कुछ काटा हुआ होता है। सही। इसमें नाड़ें भी कट जाती हैं, गोश्त भी कटते हैं, हड्डियाँ भी कटती हैं और नर्व्स भी कटती हैं, और उसमें ये दर्द रहता है। और दर्द की गोली साथ लिख के डॉक्टर साहब देते हैं कि जब भी दर्द हो तो वो आप ले लिया करें। और इसमें से सांस की जो वर्जिश है वो बड़ी ज़रूरी होती है, पैदल चलना बड़ा ज़रूरी होता है, दवाइयाँ अपनी बाकायदगी से लेनी बहुत ज़रूरी है। जो बंदा जितनी जल्दी फिज़िकली अपने आप को फिट कर लेता है और अपनी रोज़ाना की रूटीन में आता है, जो वो काम पहले कर रहा था उसमें घुस जाता है और शुरू हो जाता है, उतने ही उसको दर्द कम होता है। और जो बैठा रहता है इसमें से पहले 3 महीने बड़े सोचता रहता है, और सोचता रहता है अपनी बीमारी के बारे में, और फिर अपने जख्म को देखता रहता है, उसे दर्द ज़्यादा होता है। जो मसरूफ़ हो जाता है अपने काम में, इधर ध्यान ही नहीं देता, वो बिल्कुल उसका दर्द ठीक रहता है। हाँ, पहले 3 महीने बड़ा ज़रूरी होता है कि जब आपकी ऑपरेशन हुआ होता है तो 3 महीने में हड्डियाँ जुड़ती हैं। हाँ। आपने ये एहतियात करनी होती है कि कहीं झटका ज़्यादा ना लगे, कहीं आप बच्चे को किसी को वज़नी ना उठाएं, किसी वज़नी और चीज़ को ना उठाएं, आपकी सीने की हड्डियों को झटका ना लगे, लोगों को ज़ोर से जैसे होता है वो गले ना मिले, 3 महीने तक गले ना मिले। ठीक है। 3 महीने के बाद आप गले मिल सकते हैं, क्योंकि उसमें से हड्डियाँ हील हो रही होती है। और कहीं किसी ने गले मिलते हुए थोड़ा सा जोर लगा दिया तो वो जो हीलिंग है वो उससे दोबारा हड्डी जो है वो उखड़ तक सकती है अपनी जगह से। तो 3 महीने का टाइम ज़रूर देना है और फिर ये वाली एहतियात ज़रूर करनी है, और बच्चों को नहीं उठाना। कई दफ़ा होता है कि आप बच्चे जो है आपको बेख्याली में उठा लेते हैं तो उससे फिर आपकी दर्द भी बढ़ जाती है, और फिर कई दफ़ा दोबारा हड्डी को दोबारा टाइम देना पड़ता है जोड़ने के लिए। सर, ये आपने बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत प्यार से जब गले लगाते हैं तो ज़रा ज़ोर भी दे देते हैं, और ये भी है कि बच्चों को उठाते हैं और कहते हैं, समझते हैं कि नहीं इसका इतना वज़न नहीं है, लेकिन उसका जो है वो असर हो सकता है आपके ऑपरेशन पे, तो उसको अवॉइड करें। यहाँ पर कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? कॉल आई थिंक ड्रॉप हो गई है। ठीक है, आज मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं जो कि चिकनाई से रिलेटेड है, और ये हमारे सोशल मीडिया पर ये सवाल जमा हुए थे, तो मैं चाहती हूँ कि आज हम इस मुतालिक बात कर लें। सर, मार्केट में जो दूध मिलता है लो फैट मिल्क करके, तो क्या वो इस्तेमाल करना चाहिए? क्योंकि वो कीमत में ज़रा महंगा होता है, जो कि लो फैट मिल्क होता है। तो क्या आप उसके हक़ में हैं, या ख़ुद ही आप दूध लेके उसको बॉयल करके और चिकनाई हटा के, मलाई हटा के जो इस्तेमाल अच्छी क्वालिटी के दूध हैं, जो अच्छी जगह से पास्चराइज होके आते हैं, वो दूध अच्छे हैं, उनको इस्तेमाल करना चाहिए। और जो आपके अपने दूध आते हैं, हर एक को वो सहूलत मैसर नहीं है कि ताज़ा भैंस का दूध आपको मिल जाए, ताज़ा गाय का दूध आपको मिल जाए। तो वो दूध जो है उसे गर्म करके उसमें से मलाई उतार के वो आप ले सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन दूध का इस्तेमाल आपकी देखें, 3 चीज़ें आपकी खुराक में बड़ी ज़रूरी होती हैं, दूध, अंडा और गोश्त। हफ्ते में यखनी या सूप वगैरह जो आपका हो जाना चाहिए। मैं ये ज़्यादातर खुराक बताता हूँ बुज़ुर्गों को जो कि आई थिंक 70 या प्लस हों, उनको ये, अगर उनको भूख नहीं लगती या भूख मर गई है तो उसमें से ये 3 चीज़ें वो दवाई समझ के खाएं। दूध का 1 कप या 1 गिलास रोज़ाना बगैर मलाई के, अंडे की सफ़ेदी रोज़ाना 1 की बजाय 2 सफ़ेदियाँ, और दर्दी समेत हफ्ते के 3 अंडे वो खा लिया करें। और साथ ही साथ सूप, यखनी वगैरह जो है ये ले लिया करें, तो इससे काफ़ी एनर्जी आ जाती है। और साथ ही साथ जो मौसमी फ्रूट वगैरह है वो लेते रहें, तो आपके सारे विटामिन्स और प्रोटीन्स और मिनरल्स वगैरह वो सारे इसमें आ जाते हैं और आपको ताकत मिलती रहती है। बाकी जो है चीज़ें जो भूख लगती है, जो चीज़ आपको खाना चाहें वो आप खा सकते हैं, जिसमें चिकनाई वगैरह का इस्तेमाल जो है वो कम होना चाहिए। और सब कोशिश ये करें कि सब्ज़ी और फ्रूट ऐसे हैं जो कुदरती ग़िज़ा है, और उस कुदरती ग़िज़ा में कुदरत ने आपकी हर बीमारी का इलाज रखा होता है। बिल्कुल ऐसे ही उसी में इलाज भी है, उसी में ग़िज़ाइयत है। तो ये चीज़ें आपने देखना है कि कुदरती चीज़ों को आप
कोशिश ये करें कि दिन में 2-3 दफ़ा कोई ना कोई फ्रूट का टुकड़ा खा लें, कोई सलाद वगैरह खा लें, वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और बाकी जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो आप खा लें और आपकी ठीक है, सेहत जो है यानी कि मुतवाज़ा ज़रूरी रहती है। नहीं है कि आपने लो फैट मिल्क ही लेना है, आप अपना दूध भी लेके उसको बॉईल करके उस पे से मलाई हटा के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस्तेमाल करना ज़रूरी है क्योंकि ये डाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। सर फाइनल मैसेज दे दें, हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया है। जैसे जी, हमने कहा जी कि अपनी खुराक को सादा रखें ठीक है, और वर्जिश वॉक, हमें वॉक कर लें, साइकिल चला लें, आधा घंटा वो कर लें और नींद 6 से 8 घंटे पूरी करें, गैर ज़रूरी टेंशन ना लें और अपने आप को कोशिश ये रखें कि आप अपने आप को मसरूफ़ रखें और ग़िज़ा को मतवाज़न रखें और ओवर ईटिंग जो है वो ना करें। और कोई चीज़ आपको मुकम्मल तौर पे ममनू नहीं है कि ये नहीं आप खा सकते, ठीक है। आप हर चीज़ खा सकते हैं लेकिन थोड़ी मिकदार में खाएँ और ज़्यादा फ्रिक्वेंसी से ठीक ना। है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे सर। जी नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारा मैसेज यही है कि अपनी ज़िंदगी को और अपनी खुराक को सादा रखिए, मुस्कुराइए और पैदल चलिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।